हेलो एवरीवन, आचार्य श्री महाप्रज्ञ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम बीएससी बीएड फोर्थ ईयर की क्लास हमारे चल रही थी, जिसमें हम टॉपिक पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। इस टॉपिक की हमारे बात चल रही थी और मैंने इसमें आपको टर्म सिंबल्स निकालना बता दिया था कि हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट होगी उसका सिंबल क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल और लूँ, मैंने आपको P2, D3 कुछ एग्जांपल लेके सोल्व करवाए थे कि अगर हम इनके लिए टर्म सिंबल निकालें, इनकी ग्राउंड स्टेट के लिए टर्म सिंबल निकालें तो हम कैसे निकाल सकते हैं। आज मैं आपको एक एग्जांपल और सोल्व करवाती हूँ। एक एग्जांपल और है, मानो कि F3 कोई विन्यास है, हमारे पास F3 विन्यास है, हमको इसके लिए टर्म सिंबल निकालना है। F3 विन्यास में आपको ये F3 विन्यास के लिए 1 2 3 4 5 ये 6 7 आपको पता है F उपकोष में 7 कक्षक होते हैं, ये 7 हो गए। अब आप इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। ये आपने 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन भरिए। अब हम जो है इसके लिए S की वैल्यू निकालेंगे। S मतलब स्पिन की कपलिंग होगी। स्पिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके लिए S की वैल्यू +½ हो जाएगी, इसके लिए भी +½ हो जाएगी और इसके लिए भी +½ हो जाएगी। यानी हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं जो समांतर दिशा में चक्रण कर रहे हैं, तो इसके लिए +½ यानी इसके लिए जो वैल्यू है S की, जो टोटल वैल्यू है, हमारा चक्रण क्वांटम संख्या कितना आएगा टोटल, इसके लिए आ जाएगा 3/2। 3/2 आ गया। अब हम इसके लिए L की वैल्यू निकालते हैं। L की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है, हम जब F ऑर्बिटल की बात करते हैं इसमें, तो यह जो वैल्यू है +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, ये वैल्यू अपने पास आती है। अब मैं इन तीनों इलेक्ट्रॉनों के लिए अगर L की वैल्यू निकालूं तो देखो L1 L2 और L3 हमारे पास 3 हैं। ये देखिए 3 +2 +1 यानी ये आ गया आपके पास 7 आ गया। अब मैं बात करूं कि मैं इसके लिए L + S की वैल्यू निकालती हूँ। L + S से लगाकर L - S की वैल्यू निकालती हूँ, यानी J की वैल्यू निकालनी है अपने को। J की वैल्यू कैसे निकालेंगे, L + S यानी L अपने पास है 7 और S है अपने पास 3/2। 7 में आप 3/2 जोड़िए और 7 में से आप 3/2 को घटाइए। जोड़िए 7 में 3/2 को, 7 + 3/2, यहाँ से 2 यहाँ से कॉमन, 1 2 जा 2 7 7 2 जा 40 +2 ये 3, ये आ गया 17/2। 17/2 लिख सकते हैं इसको। और अगर मैं यहाँ लाऊं 7 - 3/2, अगर इसको मैं करूँ तो ये अपने पास हो जाएगा 2 यानी 40 - 3। 40 - 3 मतलब 11 हो जाएगा /2। अब इसके बीच में कितनी वैल्यू आ रही है, ये 15, ये 13, ये वैल्यू आएगी। ये आप ये वैल्यू निकाल दीजिए, ये आपके पास आ गया। अब हमको क्या करना है कि टर्म सिंबल लिखना है। टर्म सिंबल का फॉर्मूला क्या था, टर्म सिंबल का फॉर्मूला ये था 2s + 1। 2s + 1 हमारा क्या था, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, 2 × S की वैल्यू आपको यहाँ से लिखनी है 3/2, ये आपने 3/2 लिख दी, +1, 2 से 2 कैंसिल, यानी 2s + 1 अपना कितना आ गया, 4 आ गया। अब हम बात करें कि इसका टर्म सिंबल लिखना है। टर्म सिंबल का फॉर्मूला था 2 + 1, 2s + 1, यहाँ पे L लिखना था और यहाँ पे J लिखना था, ये अपना टर्म सिंबल का फॉर्मूला था। अब 2s1 + 1 यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारे 4 आ गई, यानी क्वार्टेट आ गया, ये हमने लिख दिया 4। ये हमारा हो गया L यानी L की जगह पे हम क्या लिखेंगे, L हमारा 7 आ रहा है। L जब 7 की बात आ रही है तो आपको पता है ये SP ये 0 1 2 3 4 5 6 7 SPD FG HI J, ये आ गया आपके पास J, ये आ गया J, ये मैंने यहाँ लिख दिया J। J के बाद में अगर मैं लिखूँ
कि इसकी जे की वैल्यू, ये तो हमारा उपकोष आ गया कि 7, अगर हमारे पास एल की वैल्यू 7 है तो उसके लिए इसकी वैल्यू क्या होगी एल की, ये लिख दिया। अब मैं बात करूँ यहाँ पे जे की वैल्यू क्या होगी। जे की वैल्यू आप देखिए ये मोर देन हाफ फिल्ड है या लेस देन हाफ फिल्ड है। आप देख रहे हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं जो लेस देन हाफ फिल्ड है, यानी अर्धपूरित कक्षक से कम भरे हुए हैं, यानी इसके लिए जो है कौन सी वैल्यू ज़्यादा स्टेबल होगी, जो हमने निकाली थी 11/2, ये वैल्यू हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया 11/2। ऐसे हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का टर्म सिंबल निकाल सकते हैं। हमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दे, हमें सबसे पहले उसकी एस की वैल्यू निकालनी है, उनका स्पिन को कपल करवाना है, उनका चक्रण जो है उनका योग कराना है, फिर हमें उसके लिए एल की वैल्यू निकालनी है। एल की वैल्यू आपको जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या से निकालनी है। ये निकालने के बाद जे की वैल्यू निकालनी है, एल एस कपलिंग से एल प्लस एस से लगाकर एल माइनस एस तक मान निकालने हैं। ये बात हो गई। फिर हमको अपना जो ये फॉर्मूला है 2s+1 LJ, इसमें हमको मान रखना है। इसमें क्या मान आ जाएगा, 2s+1 का अलग से पहले हमको फॉर्मूला लिख के मान निकालना है। फिर ये L की वैल्यू की L अगर हमारे पास 7 है तो इसकी L की वैल्यू यानी उपकोष की वैल्यू क्या होगी, ये हमको लिखना है। और J की वैल्यू अगर लेस देन हाफ फिल्ड है, अर्धपूरित से कम भरा हुआ है, तो उसकी L की वैल्यू जो है सबसे कम वाली यानी L माइनस एस वाली वैल्यू स्टेबल होगी। अगर अर्धपूरित से ज़्यादा भरा हुआ होगा तो L प्लस एस से ज़्यादा वाला मतलब L प्लस एस वाला स्टेबल होगा। ये चीज़ कंप्लीट हो गई। अब आगे हम बात करें, मैंने आपको ये टर्म सिंबल निकालना बता दिया। अब आपके सिलेबस में एक पॉइंट टॉपिक और है, वो है ऑर्गेल डायग्राम। ऑर्गेल डायग्राम क्या, हम ऑर्गेल डायग्राम को हिंदी में भी ऑर्गेल ऐसे ही लिखते हैं। ऑर्गेल डायग्राम को हम चित्र कह सकते हैं, ऑर्गेल चित्र। ठीक है, ऑर्गेल चित्र जब आपने टर्म सिंबल पढ़ लिया तो मतलब आप समझ लीजिए कि आपको ऑर्गेल डायग्राम भी आ गया। ऑर्गेल डायग्राम आपके सिलेबस में 2 ऑर्गेल डायग्राम ही डिफाइन है। एक तो आपको D1 के लिए ऑर्गेल डायग्राम बनाना है और एक आपको D9 स्टेट के लिए, यानी कोई D1 जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसके लिए आपको ऑर्गेल डायग्राम बनाना है, और कोई D9 स्टेट है उसके लिए आपको ऑर्गेल डायग्राम बनाना है। अब हम ऑर्गेल डायग्राम होता क्या है ये देखिए। ऑर्गेल डायग्राम में क्या होता है कि हमने कोई स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट निकाल ली। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट हमने निकाल ली। जैसे D1 के लिए कुछ भी आए, ये X अपनी ग्राउंड स्टेट आ गई। इस ग्राउंड स्टेट से रिलेटेड हमको यहाँ पे एक ऊर्जा अवस्था चित्र बनाना है, जिसमें इसमें जो D कक्षक होंगे, इसमें जो कक्षक होंगे उनकी स्प्लिटिंग कैसे होगी, उनको ऊर्जा के बेस पे अपने को जमाना है। ये अपना ऑर्गेल डायग्राम है। अब आप देखना अपन ऑर्गेल डायग्राम कैसे बनाते हैं। अपने को सिलेबस में डिफाइन है कि D1 के लिए हमको ऑर्गेल डायग्राम बनाना है। अगर हम बात करें कि D1 के लिए ऑर्गेल डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये D1 हमारा है, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है हुंड के नियम के अनुसार आप भर दीजिए। यानी एक इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ भर दिया, आपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया, ये D। अब मैं इसके लिए S की बात करूँ तो यही इसके लिए प्लस हाफ मान हो जाएगा। यहाँ पे ओनली कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसके लिए ये जो मान है S का मान भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर मैं इसके लिए L की बात करूँ, L की वैल्यू की बात करूँ तो आप देखिए ये D ऑर्बिटल है, आपके पास ये D ऑर्बिटल है, इसके लिए +2 +1 0 -1 -2 ये मान आता है आपके पास। अब हम इस वाले ऑर्बिटल के लिए बात करें तो इसके लिए +2 मान हो गया, या +2 नहीं लगाया, आप 2 ही लिख दीजिए, 2 मान हो गया। अब हम ऑर्गेल अवस्था चित्र बनाएं तो J की वैल्यू लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। आप अगर निकालना चाहें तो अपन J की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, L प्लस एस से लगाकर L माइनस एस। ठीक है, जब हमारे पास ये है क्या है, लेस देन हाफ फिल्ड है, तो आपको पता है कि यहाँ पे L माइनस एस वाली वैल्यू ही स्टेबल होगी, तो हम यही निकाल देते हैं 2 माइनस हाफ, ये निकाल देते हैं 2 माइनस हाफ, यानी ये 2 माइनस 2, यहाँ से कर देते हैं 2 माइनस
1/2। अगर मैं यहाँ से निकालूँ ये 2 नीचे कॉमन आ गया, 1 2 जा 2 2 2 जा 4 माइनस 2 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब हम एल यहाँ से जे की वैल्यू का कोई नहीं है, लेकिन हमको मेन जो चाहिए आपको एस की वैल्यू चाहिए और आपको एल की वैल्यू चाहिए। अब मैं इसके लिए टर्म सिंबल्स की बात करूँ यहाँ पे, तो आप देखिए फॉर्मूला है 2s + 1 और ये एस है, एल है, आपके पास ये फॉर्मूला है। जब मैं 2s + 1 यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालूंगी यहाँ पे 2s + 1 2 इंटू एस की वैल्यू आपके पास हाफ है, ये आपने हाफ लिख दी प्लस 1 लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल, 1 और 1 आपके पास हो गया 2, यानी 2s+ की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। ठीक बात है। अगर मैं l की वैल्यू की बात करूँ, l की वैल्यू आपके पास 2 है और आपको पता है 0 1 2 यानी SPD। जब l बराबर 2 होता है तो यहाँ पे आपको d लिखना है और टर्म सिंबल लिखते वक्त हम इस d को कैपिटल D लिख देते हैं। ये आपकी टर्म सिंबल जो आ गई 2D आ गई। ठीक बात है। D1 जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है हमारे पास, इसके लिए जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट थी जिसके लिए टर्म सिंबल है जो हमारे पास 2D आ गया, ये आ गया। अब हमको क्या करना है, इसके लिए ऊर्जा ऑर्गेल ऊर्जा अवस्था चित्र बनाना है। इससे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ कि किस किस कॉम्प्लेक्स में, जैसे हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, हम मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात कर रहे थे, तो किस किस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो हमारे पास जो है 2D प्राप्त होगा। 2D कब प्राप्त होगा, जब हमारे पास उसके पास D1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अब यहाँ बात करें टाइटेनियम, H2O 6, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, टाइटेनियम है, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम है ना, ये अपने पास कंपाउंड है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी आपके पास 3 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी आपके पास, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। आप काउंट कर लीजिए 10, ये 6 और ये 20 हो जाएंगे और ये 22 हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं, हमारे पास टाइटेनियम प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब इसमें से हमको 3 इलेक्ट्रॉनों को निकालना है। 3 इलेक्ट्रॉनों को निकालना है तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन जो है s ऑर्बिटल से निकलेंगे और एक जो है हमारा d ऑर्बिटल से निकलेगा। जब 2 अपने पास इलेक्ट्रॉन थे d ऑर्बिटल में, उसमें से हमने एक निकाल दिया तो हमारे पास D1 विन्यास बच गया। क्या बच गया, D1 विन्यास बच गया। ये D1 विन्यास आ गया, मतलब ये वाला जो है कॉम्प्लेक्स, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका हमारे पास D1 विन्यास आ रहा है। एक एग्जांपल और बात करूं, मतलब अगर आप टाइटेनियम ले रहे हो तो उसके पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। मतलब कोई ना कोई ऑक्सीडेशन, कोई भी आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसी होनी चाहिए कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है D1 आपको प्राप्त हो जाए, D1। ठीक है, क्योंकि अपन ऑर्गेल डायग्राम किसके लिए बना रहे हैं, D1 के लिए बना रहे हैं। देखिए आप टाइटेनियम, अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन लूँ, 6 मॉलिक्यूल क्लोरीन के लूँ, ये देखिए, अगर आप इसके लिए टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपने पढ़े होंगे, उसमें अगर बात करें तो इसकी भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। यहाँ से क्लोरीन की हो गई -6, -6 में से जब 3 जाएंगे तो आपके पास -3 वापस प्राप्त हो जाएंगे। यानी बाहर और अंदर जो है, कॉम्प्लेक्स के अंदर और बाहर जो है चार्ज अपने को इक्वल रखना है, हम ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ये आपके पास होगी +3, इसके लिए भी सेम होगा और इसका भी सेम जो है D1 आपको प्राप्त होगा। ये बात हो गई। अब हम बात करें ये जो 2D जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसके लिए हम ऑर्गेल ऊर्जा का चित्र यानी ऑर्गेल डायग्राम कैसे बनाएंगे, ऑर्गेल चित्र कैसे बनाएंगे ये देखते हैं अपन। ये देखिए, यहाँ पे एक आपको लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पे सेंटर में आपको लिखना है 2D। अब आपको पता है जब लिगेंड
मेटल के पास में, जब लिगेंड जो है मेटल के पास में बॉन्ड बनाने के लिए आते हैं, नहीं जब वो मेटल अकेला था तब मेटल की एनर्जी जो है, सभी डी कक्षक जो हैं समान ऊर्जा स्तर पे थे। लेकिन जैसे ही लिगेंड बॉन्ड बनाने के लिए आएंगे तो इनकी जो समभ्रंशता है, डीजेनरेसी है, वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो गई। तो ये है समाप्त हो गई। तो क्या करेंगे, जिनकी कुछ कक्षकों की एनर्जी कम हो जाएगी, कुछ कक्षकों की एनर्जी बढ़ जाएगी। ये हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंतर्गत समझ लिया था कि अष्टफलकीय होगा तो T2G कक्षक नीचे जाएंगे। क्यों? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जब लिगेंड बॉन्ड बनाने के लिए आएंगे तो किन कक्षकों की ऊर्जा उच्च ऊर्जा स्तर पे चली जाएगी, जिनकी पालियाँ जो है अक्षों के ऊपर स्थित होगी। अक्षों के ऊपर किसकी पालियाँ स्थित होती है, dx² y² और dz² की। तो ये जो है उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे। तो यानी ये Eg ऑर्बिटल में कौन कौन आएंगे, dx² y² और dz², ये आपके Eg कक्षक हो गए। अब मैं बात करूं T2G में, dxy, dyz और dxz, ये आपके T2G कक्षक हो गए। जब हम डी कक्षकों की स्प्लिटिंग पढ़ते हैं तो T2G कक्षक आपके नीचे आ गए और Eg कक्षक आपके ऊपर चले गए। निम्न ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर, ये हमने पढ़ लिया था। वैसे ही जब हम ऑर्गेल ऊर्जा अवस्था चित्र बनाते हैं, लिगेंड आएगा बॉन्डिंग बनाने, तो ये भी यहाँ पे भी दो एनर्जी लेवल डेवलप हो जाते हैं। आप देखिए दो एनर्जी लेवल कैसे डेवलप होंगे कि ये जो है एक नीचे जाएगा और एक ऊपर जाएगा। ठीक है, ठीक बात है। ऑर्गेल अवस्था चित्र ऐसे ही बनाते हैं। अब मैं बात करूं कि T2G ऑर्बिटल जो है नीचे आएंगे, Eg ऑर्बिटल जो है नीचे आएंगे। ये हम ऑक्टाहेड्रल के लिए बात कर रहे हैं, यानी अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स के लिए बात कर रहे हैं। अष्टफलकीय कोई लिगेंड है, यानी हमारे पास 6 लिगेंड जब अपने पास बॉन्ड बनाने के लिए आ रहे हैं, उसके लिए हम ये बात कर रहे हैं। अब मैं बात करूँ T2G कक्षक नीचे हैं, Eg कक्षक नीचे हैं, जो इसके बीच में जो ये अपना यहाँ पे जो एनर्जी है 0 है। अब मैं इस 0 से नीचे बात करूँ तो ये जो डेल्टा O हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी -0.4 डेल्टा O। ठीक है, ये डेल्टा O क्या है, अष्टफलकीय के लिए विपाटन ऊर्जा है। और अगर मैं Eg के लिए बात करूँ तो ये +0.6 डेल्टा O हो जाएगा। ये बात हो गई। चतुष्फलकीय के लिए यही होता है। अब देखिए आप अष्टफलकीय के लिए ये जो भी है D1 कक्षक है अपने पास। अगर मैं इसी को चतुष्फलकीय के लिए बात करूं, चतुष्फलकीय के लिए बात करें, यानी 4 ऑर्बिटल हैं आपके पास जो बॉन्ड बनाने के लिए आ रहे होंगे। 4 ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने के लिए आ रहे होंगे आपके पास मेटल के पास। तो क्या होता है, आपको पता है डी कक्षकों की यही वापस स्थिति कि जब लिगेंड आएगा, चतुष्फलकीय लिगेंड कोई आएगा तो उनमें Eg कक्षक जो है नीचे चले जाते हैं और T2G कक्षक है अकॉर्डिंग टू CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और T2G ऊपर चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। ये बात हो गई। T2G ऊपर चले जाएंगे, Eg नीचे आ जाएंगे। जब हम चतुष्फलकीय के लिए ऑर्गेल डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, मैं इसको इधर बना दूँ, ये सेम अपना एनर्जी लेवल 1, ये आपने 2 खींच लिया। ठीक है, हमारे पास स्प्लिटिंग इसकी कैसे हो रही है, चतुष्फलकीय के लिए अगर हम बात करें स्प्लिटिंग कैसे हो रही है, तो स्प्लिटिंग आप देखिए ऐसे हो रही है कि Eg जो है आपका नीचे आ रहा है और T2G है ऊपर कक्षक जा रहे हैं। ये हमारे ऑक्टाहेड्रल के लिए, अष्टफलकीय के लिए बात हुई थी। ये हमारे टेट्राहेड्रल के लिए बात हो रही है, यानी चतुष्फलकीय मतलब किसी मेटल से कितने लिगेंड जुड़े हुए होंगे, 4 लिगेंड जुड़े हुए होंगे, चतुष्फलकीय। ये चीज़ आ गई। और इसकी भी आप ये स्प्लिटिंग करवा दीजिए। अब देखो Eg जो है ये माइनस में आएगा, -0.6 डेल्टा T टेट्राहेड्रल के लिए, प्लस
0.4 डेल्टा टी। ठीक है, हमको आपको याद रखना है कि जब जिस साइड T2G होता है वहाँ वैल्यू ये होती है, जिस साइड EG होता है वैल्यू ये होती है। नीचे आएगा, जब लाइन से नीचे आएगा जीरो वाली लाइन से, तो आपके पास माइनस में वैल्यू आएगी, जब ऊपर जाएगा तो प्लस में वैल्यू आएगी। ये चीज़ आपकी हो गई। ये ऑक्टाहेड्रल के लिए था जिसमें T2G नीचे आएगा, EG ऊपर जाएगा। ठीक है, इस डी कक्षकों की स्प्लिटिंग ऐसे होगी। 2D इसका टर्म सिंबल है। ये देखिए 2D को आपको यहाँ बीच में लिखना है, 2D को यहाँ बीच में लिखना है, और आपको ऐसे ऑर्गल डायग्राम, ये ऑर्गल। अगर आपको पूछे कि D1 के लिए अष्टफलकीय पूछे तो आपको ये बनाना है, और इसको ये चीज़ रहने देनी है, आपको ओनली ये बनाना है। अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स के लिए D1 के लिए कोई D1 अभिविन्यास है, आपके इलेक्ट्रॉनीय विन्यास है, उसके लिए आप ऑर्गल डायग्राम बनाइए। तो आपको पहले टर्म सिंबल निकाल के दिखाना है, ऐसे वापस वही 5 इलेक्ट्रॉन भर के आपको निकाल के दिखाना है। ये 1 इलेक्ट्रॉन भरना है, D1 विन्यास है, फिर इसके लिए S की वैल्यू निकालनी है, फिर L की वैल्यू निकालनी है, फिर इसके लिए टर्म सिंबल निकाल के आपको दिखाना है कि ये हमारा टर्म सिंबल निकल गया। अब हम इसका ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हम बात करें D9 विन्यास के लिए। D9 विन्यास के लिए क्या होगा, D9 विन्यास के लिए अगर हम बात करें, ये अपने पास D9 विन्यास है। ठीक है, D9 विन्यास में क्या होता है, वही हमको स्टार्टिंग काम वहीं से करना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, D9 की अपन बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके पास 9 इलेक्ट्रॉन भरने आ गए। 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। S की वैल्यू हम निकालेंगे, S की वैल्यू निकालेंगे। अब हम जब यहाँ देखेंगे, प्लस हाफ है एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, और दूसरे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या हो गई, माइनस हाफ। प्लस हाफ हो गई एक के लिए, दूसरे के लिए क्या हो गई, माइनस हाफ। मतलब ये तो यहीं कैंसिल हो गए, ये भी यहीं कैंसिल हो गए, ये भी यहीं कैंसिल हो गए, और ये भी यही कैंसिल हो गया, क्योंकि एक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिनका चक्रण जो है एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए। ये विपरीत हो गया और ये यहाँ से कैंसिल हो गए। अब हम बात करें, हमारे पास एक ही ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचा, तो S की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी, प्लस हाफ हो जाएगी। ये हम कर देते हैं प्लस हाफ हो गई। अब हम इसके लिए L की बात करें, ये आप L की बात करिए। इसके लिए D ऑर्बिटल है हमारे पास, +2 +1 0 -1 -2, ये चीज़ है। अब आप देखिए, इसको हमको काउंट करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन के लिए +2 वैल्यू है, अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसके लिए यानी 4 हो गई। L1 अपने पास 4 हो गया। L2 की बात करें, एक के लिए +1 वैल्यू है तो 2 के लिए +2 वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे 0 वैल्यू हो जाएगी। इसके लिए हम बात करें, एक के लिए -1 वैल्यू है तो 2 के लिए कितनी हो गई, -2 वैल्यू हो गई। और हम बात करें, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए -2 वैल्यू है, ये हमने -2 लिख दिया। आ गई बात यहाँ समझ में। बात करें +2 -2 कट गया, 4 में से 2, ये 2। L की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 2 आ गई। हम जब इसके लिए 2s+1 वाला फॉर्मूला लगा के 2s+1 L, हमको टर्म सिंबल निकालना है। इसको आपको जब भी टर्म सिंबल निकालना है आपको यही प्रोसेस करना है। आप 5-6 एग्जाम्पल को बार बार करके देखिएगा, आपको इजीली आ जाएगा कि टर्म सिंबल कितना इजी है। ठीक है, 2s+ निकालना है पहले। 2s+ निकालने के लिए देखो, 2 × S की वैल्यू आपके पास क्या है, हाफ है, ये हाफ हो गया और ये +1 हो गया। 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 = 2 आ गया, यानी 2s+1 की वैल्यू क्या आ गई, 2। यहाँ लिख देते हैं हम, 2 लिख देते हैं। अब हम L की बात करें, L अपना क्या है, 2। ये आपके वापस उपकोष हम ले आते हैं, उपकोष 0 1 2 S P D। L की वैल्यू जब 2 है तो कौन सा कक्षक आएगा, D कक्षक आएगा, उपकोष आएगा, D उपकोष आएगा। यानी इसके लिए भी हमने अभी D1 की बात करी थी पहले, तो D1 के लिए जो है हमारे पास 2D आया था, आपको पता हो तो। आप देखिए, जो D9 कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए भी अभिविन्यास है D9, उसके लिए भी हमारे पास 2D प्राप्त हो गया, ये प्राप्त हो गया। अब हम 2D विन्यास के लिए वही D9 के लिए जो है बनाएंगे ऑर्गल डायग्राम। एक बात आती है कि D1 और D9 के लिए सेम इलेक्ट्रॉनीय विन्यास हमको प्राप्त क्यों हुआ। ये क्वेश्चन है
कि D1 और D9 के लिए हमको सेम इलेक्ट्रॉनीय विन्यास कैसे प्राप्त हो रहा है, जबकि D1 में खाली एक इलेक्ट्रॉन था। माना कि S की वैल्यू अलग थी, लेकिन अगर हम L की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण इनके लिए वैल्यू कुछ ना कुछ आई थी। कारण देखिए आप, कारण होता है कि यहाँ पे होल फॉर्मेशन मैकेनिज्म पाई जाती है। क्या पाई जाती है? होल फॉर्मेशन मैकेनिज्म। क्या होती है होल फॉर्मेशन मैकेनिज्म? ये आप देखिए, होल फॉर्मेशन मैकेनिज्म। क्या होती है होल फॉर्मेशन मैकेनिज्म? इसमें यह होता है कि जैसे आपके पास D1 विन्यास था और एक आपके पास था D9 विन्यास था, D1 D9। D1 में आपने देखा कि आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और D9 में आपने देखा 1 2 3 4 5। ठीक है, D1 में देखा नेगेटिव पार्ट कितना है? एक ही है। और इसमें आपने देखा नेगेटिव पार्ट कितने हैं? 9 हैं। क्या है? 9। नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 9 इलेक्ट्रॉन है आपके पास। ये जो 1 है, इसमें 1 जो है इलेक्ट्रॉन है, और इसमें जो है अब खाली जगह कितनी बची, जिसको हम होल कह देते हैं, कितनी बची? 1। इसका जो है होल इसके इलेक्ट्रॉन के बराबर है, इसके जो होल है वो है इसके इलेक्ट्रॉन के बराबर। दिख रहा है? इसलिए इन दोनों के विन्यास जो है सेम प्राप्त होते हैं। लेकिन जब हम ऑर्गेल डायग्राम बनाते हैं, इस होल फॉर्मेशन मैकेनिज्म के कारण जो ऑर्गेल डायग्राम हम बनाते हैं उसमें हमको थोड़ा विपरीत कंडीशन देखने को मिलती है। क्या मिलती है? वही बीच में आप 2D लिख दीजिए। 2D लिख दिया। जब हम इनकी स्प्लिटिंग करेंगे, देखिए जब हमने D1 की बात करी थी तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन था। एक इलेक्ट्रॉन जो है T2G से EG में जा रहा था। अब यहाँ D9 में हमारे पास गमन करने के लिए क्या है? D9 में हमारे इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाने के लिए कौन है? तो हमारे पास प्रेजेंट है होल। और आपको पता है होल जो है EG कक्षक में होगा, सबसे लास्ट में है, EG में होगा। यानी होल कहाँ से कहाँ तक जाएगा? EG से T2G में जाएगा। EG से T2G में ही जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए जब इनकी स्प्लिटिंग होगी तो EG कक्षक आएंगे नीचे। अपन टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हैं, सॉरी ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे हैं, जिसमें होल फॉर्मेशन मैकेनिज्म के कारण, मैंने आपको बताया अभी होल फॉर्मेशन मैकेनिज्म क्या होती है, जिसके कारण EG कक्षक आएगा नीचे और T2G जाएगा ऊपर। वही आपको सिंपल बीच में लाइन खींचनी है। नीचे EG के वहाँ पे डेल्टा 0.6 ये माइनस में आएगा, डेल्टा O माइनस, और ये आ जाएगा प्लस 0.4 डेल्टा O। बात खत्म। यहाँ पे EG से होल जो किस में जाएगा? T2G में। ये चला गया। होल के इस एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाने से वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक बैंड प्राप्त होगा, जिससे हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। ये बात ख़त्म हो गई। ये अपना ऑर्गेल डायग्राम हो गया। अब मैं बात करूँ कि इसके लिए हमारे पास अगर टेट्राहेड्रल होता तो टेट्राहेड्रल होता तो टेट्राहेड्रल में क्या होता? इसकी विपरीत कंडीशन बनती D9। टेट्राहेड्रल में ही हम D9 की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसकी विपरीत स्थिति बनती जिसमें T2G आता नीचे और EG जाता ऊपर। आपको विपरीत कंडीशन बनानी है। हमने D1 की भी बनाई थी, तब हमने पहले ऑक्टाहेड्रल की बनाई थी। आपको सिंपल ये करना, ऑक्टाहेड्रल की बनानी है, जस्ट उसका उल्टा जो है इसके लिए कर देना है। T2G नीचे आ जाएगा, EG ऊपर चला जाएगा। जब हम इसके लिए बनाएंगे, ये हो जाएगा 0.4, ये हो जाएगा 0.4 माइनस 0.4 डेल्टा T, ये हो जाएगा प्लस 0.6 डेल्टा T। ठीक है, ये बात ख़त्म हो गई। ये अब मैं D1 आपको मैंने 4 ऑर्गेल डायग्राम बनाए, एक तरीके से देखें। ऑक्टाहेड्रल के 2 बनाए, टेट्राहेड्रल के भी मैंने 2 बनाए। लेकिन इन चारों डायग्रामों को अगर मैं एक ही डायग्राम में लेना चाहूँ तो, इन चारों को मैं एक ही डायग्राम में लेना चाहूँ तो हम ये ले सकते हैं। जैसे ये तो आपको दिख रहा है
कि ये D9 का ऑक्टाहेड्रल है, D9 का ऑक्टाहेड्रल है ये, ठीक है। अगर मैं इसको भी देखूं तो ये D1 का ऑक्टाहेड्रल आपको दिख रहा है। अगर मैं इसको अभी तो एक तरीके से ये टेट्राहेड्रल है इस डायग्राम के लिए, लेकिन जब हमने ये बनाया था यहाँ आप देखिए, जब मैंने D1 के लिए 2D लिख के टेट्राहेड्रल डायग्राम बनाया था तो मैंने T2G नीचे लिखा था, EG ऊपर लिखा था, यही बनाया था। आप ये वाली कंडीशन इसमें देखिए, T2G नीचे है, EG ऊपर है, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं D1 के लिए ये ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, ये D1 के लिए ऑक्टाहेड्रल है और ये D9 का ऑक्टाहेड्रल है, ऐसे हम कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आपको पता है, अभी हमने इसको D9 के लिए टेट्राहेड्रल भी बनाया था, ठीक है। D9 के लिए मैंने इसको टेट्राहेड्रल बनाया था। अब आप इसको ध्यान से देखिए, जब मैंने आपको D1 का बताया था तो मैंने बताया था कि EG नीचे आएगा और T2G क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये मैंने आपको टेट्राहेड्रल बताया था। आप देखिए ये वाली कंडीशन, EG नीचे है, T2G ऊपर है, ये D1 के लिए टेट्राहेड्रल की है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये D1 के लिए टेट्राहेड्रल के लिए है। ये देखिए चारों आपके ऑर्गेल डायग्राम अगर आपको एक डायग्राम में बनाने के लिए बोले तो आप ऐसे बना सकते हैं कि ये जो है D9 का ऑक्टाहेड्रल भी है, ये D1 का टेट्राहेड्रल भी है, ये D1 का ऑक्टाहेड्रल भी है और D9 का टेट्राहेड्रल भी है। मतलब आप देखिए जो D1 का जो ऑक्टाहेड्रल है, D1 का ऑक्टाहेड्रल है वो जो होगा D9 का टेट्राहेड्रल के बराबर होगा। यानी क्या कहना चाह रहा है कि D1 जो है, D1 का जो अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स होगा के लिए जो ऑर्गेल डायग्राम होगा वो D9 के चतुष्फलकीय कॉम्प्लेक्स के बराबर, उनका जो ऑर्गेल डायग्राम सेम होगा। ये चीज़ है D1 D9, एक का आप ऑक्टाहेड्रल ले लीजिए, एक आप टेट्राहेड्रल ले लीजिए, ठीक है। ये चीज़ हो गई, इसको आप बनाइएगा एक बार आप प्रैक्टिस करिएगा जिससे आपको ये आ जाएगा। इस प्रकार हम ऑर्गेल डायग्राम बना सकते हैं। आपके सिलेबस में यही डिफाइन था कि D1 तथा D9 के लिए आपको ऑर्गेल डायग्राम बनाने हैं, लेकिन हम होता क्या है D2, D3, D4, D5, D6 इन सभी के लिए भी, D7, D8 जो हैं इन सभी के लिए भी ऑर्गेल डायग्राम बनते हैं। लेकिन आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपके D1 और D9 सिलेबस में डिफाइन थे, इसलिए आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाया गया। आप इसको एक बार प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। आप कुछ कंपाउंड के ग्राउंड स्टेट के टर्म सिंबल्स भी निकालिएगा। सबसे मेन टॉपिक इसका यही है कि आपको टर्म सिंबल निकाल के आपको ऑर्गेल डायग्राम बनाना है। अगर आपके मेजर क्वेश्चन आता है 8 नंबर का, 10 नंबर का जो भी आता होगा, आपका मेजर क्वेश्चन आता है तो मेजर क्वेश्चन इसी पे बनता है। आप कुछ विन्यास के आप टर्म सिंबल्स निकालिएगा और उसके लिए ऑर्गेल डायग्राम बना के देखिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।